अभी सुनिएगा आगे द्वारा लिखी एक और कहानी, कड़ियाँ। प्रभात तो नित्य ही होता है, किंतु ऐसा प्रभात सत्य को जान पड़ रहा है। उसने वर्षों बाद ऐसा प्रभात देखा है, शायद अपने जीवन में पहली बार देखा है। उसमें कोई नूतनता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, और वह चिर नूतन है, अत्यंत विशिष्ट है। आज उसे दिल्ली से मेरठ ले जाएंगे, वहां से उसकी कल रिहाई होनी है। सत्य 3 वर्ष से दिल्ली जेल में पड़ा है। उसे कांग्रेस आंदोलन के संबंध में सजा हुई थी, एक सभा का प्रधानत्व ग्रहण करने के लिए। उस दिन से वह वहां बैठा अपने दिन गिन रहा था और अपनी मशक्कत कर रहा था। उसके लिए प्रभात में कोई विशेषता नहीं होती थी। जेल में प्रभात क्या है, मशक्कत करने का एक और दिन। आज वह जेल से निकलकर लारी में बैठा है। वह पुलिस वालों से घिरा हुआ है, पर जेल की दीवारों से बाहर तो है। वह अभी तक कैदी है, पर कल तो नहीं रहेगा, और कल उससे कौन कौन नहीं मिलने आएगा। 3 वर्ष तक वह अकेला पड़ा रहा है, पर कल जो उसे 3 वर्ष से भूले हुए हैं, कल उन्हें याद आएगा कि उनका एक मित्र भी कभी जेल गया था और अब ख्याति पाकर निकला है। कल वे उसे घेर घेर कर कहेंगे, तुम्हारे बिना हमारा जीवन निस्सार था। तुम देश के उद्धारकर्ताओं में से एक हो, भारत माता के सुपुत्र। तुम्हारे देश को बहुत आवश्यकता है। और वह गौरव से कहेगा, अभी मैं 20 दफे जेल जा सकता हूँ, जाऊंगा। अभी तो मैं कर ही क्या पाया हूँ, क्योंकि जो कोई नैतिक जुर्म करे वह तो दोषी ही होता है, पर जो राजनीतिक कार्य करे उसका तो गौरव बढ़ना ही चाहिए। सत्य प्रातःकालीन सूर्य में यही गौरव का स्वप्न देख रहा था, इसलिए उसे जान पड़ता है ऐसा प्रभात कभी नहीं हुआ, क्योंकि आज तो सूर्य मानो उसी के तेज से चमक रहा है, मानो उसी का पथ आलोकित करने को निकला है। लारी चली, कोटला के पास से घूमकर वह जमुना के किनारे हुली। वह सामने बिजली घर है। अरे, यह कहाँ तक पानी भर आया है? सुना तो था कि नदी में बाढ़ आई है, पर इतना पानी? सड़क से कुछ ही दूर रह गया है। तमाम खेत भर रहे हैं, मकई गल गल गिर रही है। बेचारे किसान अपने फूस के छप्पर उठा उठाकर सड़क पर ले आए हैं। हाय गरीबी, देखो ये लोग कैसे डिब्बों में भरे अचार की तरह बिछ रहे हैं, और आसपास ही इनके पशु खड़े हैं। लड़के लड़कियां रो रही हैं, खाने को नहीं है। और कभी जब कोई भाग्यशालिनी माँ अपनी बच्ची को एक रोटी का टुकड़ा ऐसे लाकर देती है मानो स्वर्ग की सारी विभूति छीन लाई हो और उसे दे रही हो, तब दूसरे भूखे बच्चों की मुग्ध आंखों के आगे ही कोई कुत्ता आकर उस टुकड़े को छीन ले जाता है। उसमें टुकड़े की रक्षा करने की शक्ति नहीं है। भूखा मानव भूखे कुत्ते से भी कमजोर होता है। पर इनका जीवन कितना सरल होता है। दिन भर भूखे रहते हैं, दुख झेलते हैं, रोते कलपते हैं, किंतु जब रात को सोने लगते हैं तब शांत और संतुष्ट। इनका जीवन कैसा सदा प्रेम से भरा रहता होगा। इनके जीवन में तो एक ही भावना होती होगी, प्रेम की। लोभ, मोह और क्रोध के लिए इनमें स्थान कहाँ होगा। और मैं इनकी सेवा करूंगा, इनका स्नेह पाऊंगा। अब छुटकर इन्हीं पीड़ितों की सेवा करनी है। अब की ऐसा यत्न करूंगा कि अपने राजनीतिक कार्य के साथ साथ कुछ समाज सेवा भी कर सकूं। बाढ़ से इन लोगों को उबारने के लिए चंदा इकट्ठा करना होगा। लारी तेज गति से चली जा रही है मेरठ की ओर, और सत्य का मन उससे भी तेज गति से चला जा रहा है मेरठ से भी आगे के भविष्य की ओर। ये क्या, वह कौन है? सत्य देखता है, एक अधेड़ उम्र का आदमी नंगे बदन हाथ में लाठी लिए दौड़े जा रहा है, और बीच बीच में एक विभत्स हंसी हंसकर कहता जाता है, वह पाया तेरी। और उससे कोई 8-10 गज आगे एक देहाती युवती है। भय, पीड़ा, लज्जा, करुणा और एक अवर्णनीय भावना, एक बलिदान या अभिमान या दोनों की मुद्रा का एक जीवंत पुंज लहंगे की गरिमा में सिमट कर भागा जा रहा है जान देकर। ओढ़ने का पता नहीं कैसे लहंगे का बोझ संभाले हुए है। जब वह उछलती है तो लहंगा कुछ उठ जाता है, घुटने तक उसकी टांगे दिख जाती हैं। टांगे भी पतली, बरसों की भूखी, और पैर में चांदी के कड़ों के नीचे खून लग रहा है, पर वे थमते नहीं, जमीन पर भी टिकते नहीं। शिकार और शिकारी का अंतर कम नहीं होता। लारी उस युवती से आगे निकल गई है।
सत्य गर्दन मोड़कर सब देख रहा है। ये क्या लाठी फेंकेगा? वह औरत है या दानवी? एक उछाल सत्य ने देखा। अब की क्षण भर के लिए घुटनों से भी बहुत ऊपर तक लहंगा उठ गया है। वह कूद पड़ी है जमुना की बाढ़ में। वह गिरी। ओह, ये तो कांटों की एक बड़ी झाड़ी में गिरी और धंस गई। जब तक निकलने की चेष्टा करेगी तब तक पानी और कीच में डूब जाएगी। कैसी घुट घुट कर। और कांटे पर अब कुछ नहीं दिखता। लारी आगे निकल आई है। केवल लारी के पहियों से उठी हुई धूल और सरकंडे के झुरमट और लंबे लंबे घने झाऊ और कहीं कहीं थोड़े से नरसल और एक अर्जुन के पेड़ पर से उड़ा जा रहा नीलकंठ और जमुना का प्रवाह एक साथ ही शुद्र और गंभीर, प्रशांत और उद्वेगपूर्ण। लारी जमुना को पार कर रही है। कहाँ गया है वह उत्साह? कहाँ गया वह प्रभात का सौंदर्य? कहाँ गई वह 3 वर्षों के बाद छूटने की उत्तेजना? सत्य निष्प्रभ सा लारी में बैठा है। उसकी तनी हुई शिराएं धीरे धीरे ढीली पड़ रही हैं और साथ ही साथ उसकी उत्तेजना और उत्साह भी ठंडे होते जा रहे हैं। जिस गौरवपूर्ण सार्वजनिक जीवन की उसने कल्पना की थी उसमें इसके लिए स्थान नहीं था। इस अनियंत्रित उन्माद के लिए, जीवन के प्रति ऐसे उपेक्षापूर्ण त्याग के लिए, इस विशेष प्रकार की पीड़ा के लिए और सबसे बढ़कर इस भयंकर निसहायता के लिए जिसका उसने आज लारी में बैठे बैठे अनुभव किया, जिसके कारण उसे वह रोमांचकारी दृश्य देखना पड़ा। वे कौन था? वे कौन थी? वे क्या था? सत्य इन प्रश्नों पर अपनी बुद्धि की कुल शक्ति खर्च कर चुका है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया और जब तक वह समझ नहीं लेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। नशा उतर गया है, उल्लास बैठ गया है, उत्तेजना ठंडी पड़ गई है, पर नशे के बाद बदन टूटता है, उल्लास के बाद थकान आती है, उत्तेजना के बाद मूर्छा। सत्य के हाथ बहुत थोड़े थोड़े कांप रहे हैं और उसका मन उद्वेग से भर रहा है। वह जो मैंने देखा, वह क्या हो रहा था? उसका और उसका क्या संबंध था? उस आदमी का मुंह जिस भाव से विकृत हो रहा था वह क्रोध की ज्वाला थी या वासना की? वह उसके शरीर पर अपनी क्रोध अग्नि शांत करना चाहता था या काम अग्नि? क्यों? वह कुमारी थी या विवाहिता? विधवा तो नहीं थी। जासूसों के संचों की भांति अनेक चलचित्र सत्य के सामने से एक एक करके जा रहे थे। वह उसकी स्त्री है, वह सती है, पर उसका पति उस पर संदेह करता है? नहीं, वह अस्थि है और पकड़ी गई है। वही किसी और की स्त्री है और उसके पास प्रेम का प्रस्ताव ले आई है। ये धमाका रहा। वह अविवाहिता है, ये उसका प्रेमी। उसने विश्वासघात किया है, ये बदला ले रहा है। वह इसे प्रेम नहीं करती, ये ईर्ष्या करता है। नहीं, उसका दोष नहीं। उसका पिता उसकी शादी और कहीं कराना चाहता है। वह आज्ञा मान लेती है, इसलिए इसे क्रोध आ गया है। तभी तो उस लड़की के मुख पर ऐसा विचित्र भाव था जिसमें साथ ही भय और करुणा, गलानी और पीड़ा और ये बलिदान और अभिमान का सम्मिश्रण हो रहा था। ये तो तब भी हो सकता है यदि वह बिल्कुल अबोध बाला ही हो, प्रेम व्यवहार से अपरिचित, और वह कामी अपनी वासना की तृप्ति के लिए उसे अकेली पाकर पकड़ने दौड़ा है। ये भी हो सकता है उसके मुख पर जो हिंसा भाव था वह क्रोध भी हो सकता है और उग्र तिप्त काम लिप्सा भी। और उस लड़की का, उसका मुख, वह फटी फटी सी आंखें। सत्य अपनी आंखें मूंदकर उस दृश्य का पुनर्निर्माण करने का यत्न करता है, पर कल्पना में उसे उस लड़की का मुख क्यों नहीं दिखता? वह सामने जमुना का बड़ा हुआ गंदला पानी, वह सरकंडों के झुरमुट, ये कंटीली झाड़ियां, वह पीछे लाठी लिए दौड़ा आ रहा, वह कूदी, उसके अस्त व्यस्त कपड़े और बिखरे बाल, उड़ता हुआ लहंगा, सब कुछ दिखता है, पर मुख क्यों नहीं याद आता? सत्य खींचकर आंखें खोलता है, फिर बंद करके केवल उसके मुख पर ध्यान केंद्रित करता है, पर वहां तो शून्य ही शून्य दिखता है, मुख नहीं। वह प्रकंपित चोली, वह लहंगा नहीं, लहंगा वहंगा कुछ नहीं सोचूंगा, वह मुख। सत्य फिर चेष्टा करता है। उसके लिए वह बहुत धीमे स्वर में उस मुख की एक एक विशेषता का वर्णन करता है। बिखरे हुए केश, रंग न सांवला न गोरा, कुछ सांवलेपन की ओर अधिक, गठन न सुंदर न कुरूप, किंतु एक अनिवर्चनीय लुनाई लिए हुए, भवें मानो एक दूसरे को छूने के लिए बाहें फैला रही हों। आंखें तो सींची ही जा सकती हैं, शब्दों में बंध नहीं सकती। नाक छोटी सी थी, होंठ खुले, निचला होंठ कुछ भरा हुआ, कोने खींचे और कुछ नीचे झुके हुए, कोनों के पास क्या तिल और ठोड़ी, खाक, धूल,
सत्य का कल्पना क्षेत्र तो वैसे ही शून्य है। वह उसके मुख के एक एक अंग की एक एक खूबी का बखूबी वर्णन कर सकता है, पर उसके मूर्त चित्रण में उसकी कल्पना शक्ति जवाब दे जाती है। वह झुंझलाकर सोचता है, इस विषय को भुला दूंगा। वह मुंह फेरकर सड़क पर भागती हुई लारी के इंजन के बोनेट पर लगे हुए गरुड़ चिन्ह की ओर देखने लगता है। वह पीतल का गरुड़ पंख फैलाए हुए ऐसा सन्नद्ध खड़ा है जैसे किसी शिकार पर झपट पड़ने की क्रिया में ही रुक गया हो, या जैसे वह स्त्री बाढ़ के पानी में अध डूबी झाड़ी में कूदते समय थी। तना हुआ शरीर, फैली हुए डैने की तरह लहंगा, नंगी टांगे, छी, मानो संसार में उन नंगी टांगों के अतिरिक्त कुछ रह ही नहीं गया हो। क्यों बार बार मेरी दृष्टि के आगे वे ही आ जाती हैं? क्या इन 2-3 वर्षों के दूषित वातावरण ने मेरे मन को भ्रष्ट, पतित, व्यभिचारी बना दिया है? मेरे मन को, जिसे अभी देश का इतना कार्य करना है, जो भारत माता का सुपुत्र होने का दावा करता है, और सत्य का, भारत माता की सुपुत्र सत्य का ढीठ मन फिर भागा, अब की बार बड़ी दूर, सैकड़ों मीलों की मंजिल मारकर, सैकड़ों दिनों का व्यवधान पार कर। तब जब सत्य ने नया नया बीए पास किया था और छुट्टियों के लिए कश्मीर जा रहा था, और किस संबंध में वह इतनी दूर भागा, वह वही जाने। सत्य तो नहीं जानता। अभी इस पर ध्यान देने की फुर्सत भी कहाँ। वह तो अभी कुछ और ही दृश्य देख रहा है। वह नहीं देख रहा, दृश्य स्वयं ही बाढ़ की तरह उमड़ता हुआ उसकी चेतना को परिप्लावित कर रहा है। मुजफ्फराबाद की तलहटी में दोपहर, झेलम और कृष्णा गंगा दोनों ही में बाढ़ आई है। दोनों ही के पुल खतरे में हैं। जो लोग एबटाबाद से कश्मीर आते हैं, वे यहीं पर दोनों नदियां पार करते हैं, किंतु पुल खतरे में होने के कारण आजकल लारियां उन्हें पार नहीं कर सकती। इसलिए एबटाबाद की ओर से आने वाले यात्री दोनों पुल पार करते हैं और दुमेल में दूसरी लारियों में बैठकर कश्मीर जाते हैं, और जो लारियां कोहाला होकर आती हैं, वे इन यात्रियों को लेने के लिए दुमेल में रुकी रहती हैं। सत्य जिस लारी में आया है, वह रात को दुमेल पहुंची थी और एक दिन दुमेल में ही प्रतीक्षा में रुकेगी। सत्य को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वह इस प्रोग्राम का विरोध नहीं कर रहा है। वह रात को अपनी छोटी दूरबीन, 2-3 कंबल, कमीज, निक्कर, तौलिया लेकर दुमेल में झेलम का पुल पार करके दोनों नदियों के संगम स्थान के ऊपर त्रिकोण में बसी हुई बस्ती मुजफ्फराबाद में घुस गया था। उसे आशा थी कहीं रात काटने का प्रबंध हो जाएगा। जब उसे निराशा हुई, तब वह सड़क पर से नीचे उतरकर कृष्ण गंगा के तट पर पहुंचा। वहीं पर वह बिस्तर लगाने के योग्य कोई स्थान ढूंढ रहा था, तो उसने देखा वहां से कुछ ही दूर पर एक छोटे से सोते के पास, जिसमें किसी वन्य वृक्ष की आगे निकली हुई छाल पर से होकर मोतियों की लड़ी सी पानी की धार आ रही है, 2-4 बड़ी बड़ी सिलें जोड़कर एक चबूतरा सा बनाया गया है। उसने मन ही मन सोचा, मुसलमानों की पाकगाह होगी, और वह उसी पर कंबल बिछाकर पड़ गया। वह थी कल की बात। सुबह वह उठा तो देखा उस झरने पर कई एक स्त्रियां पानी भरने के लिए जमा हो रही हैं। उसे उठा देखकर उन्होंने लंबे लंबे घूंघट तान लिए। सत्य थोड़ी देर उन्हें देखता रहा, फिर उठकर घूमने लगा और आसपास लगी हुई जंगली झरबेरियां बीन बीन कर खाने लगा। अब तीसरे पैर वह दोबारा सोकर उठा है। जंगली अखरोट के पेड़ों से छनकर आती हुई धूप में दोपहर भर सोने से उसके शरीर में एक अपूर्व मस्ती छा गई है। वह उठकर नदी के किनारे पर बैठा है और नहाने का निश्चय करके भी आलस किए जा रहा है। वह मस्ती इतनी मधुर मालूम हो रही है। सत्य जहाँ बैठा है, वहां से कृष्ण गंगा के शाम और झेलम के मटमैले पानी का संगम दिख पड़ता है। कृष्ण गंगा के परली पार सत्य देख रहा है 5-7 गुजरियां क्रीड़ा कर रही हैं। सत्य को उनके मुख स्पष्ट नहीं दिखते, पर फिर भी वह उन्हें अच्छी तरह देख सकता है। सत्य कपड़े उतार चुका है और पानी में घुस गया है। उसने किनारे के पास ही कपड़े उतार कर फेंके हैं और रेत पर लेटी हुई धूप सेक रहे हैं। सत्य पानी में बैठा हुआ उन्हें देख रहा है। वह अपना स्नान भूल गया है, किनारे से दूरबीन उठाकर देख रहा है। उसे क्षीण सा ज्ञान है कि वह अच्छा नहीं कर रहा, पर साथ ही ये विचार उसे प्रोत्साहन दे रहा है कि वह परले पार से नहीं दिखता। और फिर जब वे खुले आम नहा रही हैं, तो अनेक लोग उन्हें देख रहे होंगे। वह अकेला थोड़े ही है। सत्य, तू कब तक ऐसे बैठा रहेगा? अपने जीवन की जिन दबी हुई शक्तियों को तू आज उन्मत्त कर रहा है, वे कहीं तुझे ही ना कुचल डालें। वे देखो, गुजरियों के साथ 2 छोटी मोटी लड़कियां हैं।
कितने तीव्र स्वर से हंस रही हैं। सत्य को जान पड़ता है या भ्रम होता है कि वह नदी के प्रवाह मरमर के ऊपर उस तीखे स्वर को सुन सकता है। वे एक युवती उठकर चट्टान पर खड़ी हुई और सूर्य की ओर उन्मुख होकर अंगड़ाई ले रही है, मानो कोई वन सुंदरी सूर्य को ललकार रही है। तू सुंदर है या मैं? उसने कंधे पर अपना काला पैरहन रखा हुआ है, किसके मुकाबले में उसका शरीर अत्यंत गोरा जान पड़ रहा है। बहुत देख लिया, वे शक्तियां तुझे नहीं छोड़ेंगी। तेरी मानवता पुकार रही है। तेरी दास्ता बद स्वाभाविक कामनाएं अत्यधिक नियंत्रण के कारण और अधिक बलवती होकर फूट निकली हैं। तू संभल, इस पूर्व उत्तेजना को दबा डाल। और ये सोचते सोचते उसने दूरबीन किनारे पर रखी, एक लंबी सांस ली और फिर गोता लगा गया। जब उसका सिर पानी से बाहर निकला तब वह आधी से अधिक नदी पार कर आया था। उसने पानी में उछलकर सांस ली। उसकी आंखों ने तब तक ये चट्टान खोज ली। वह चौंकी, उसके होंठ कुछ खुलकर फिर एक भय और विस्मय की चीख पी गई। उसका मुख क्षण में ही भय, लज्जा, शायद पीड़ा और एक साथ ही कोमल और कठोर अभिमान की छाया दिखा गया। उसी क्षण उसने हाथ तनिक ऊपर उठाए और उंगलियां एड़ियों पर सद गई। अगले क्षण सत्य ने देखा, मानो एक बड़ा सा काला गरुड़ अपने डैने फैलाए हुए उस चट्टान पर मंडरा रहा है। वह युवती पानी में कूद पड़ी और बैठ गई है। उसका काला पैरहन पानी पर तैर रहा है और उसी क्षण से सत्य झेंपा हुआ, लज्जित, पानी में ही पसीना आ रहा है। सत्य लड़खड़ाकर गिरा। सैकड़ों मील, सैकड़ों दिन व्यवधान पार करते हुए मुजफ्फराबाद से मेरठ। सत्य भारत माता का सुपुत्र आवेश में आकर लारी में ही खड़ा हो गया है। पुलिस वाले चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। वह घोर लज्जा का अनुभव कर रहा है। उसके माथे पर पसीना आ गया है और जिस चेहरे की कल्पना करने की चेष्टा में उसने इतनी शक्ति लगा दी थी, इतनी शक्ति लगाकर भी असफल रहा था, वह उसके सामने नाच रहा है। एक अकेला नहीं, हजारों। सत्य को देख पड़ने वाला कुल वायुमंडल ही सहस्त्रों ऐसे चेहरों से भर गया है। वही बिखरे केश, मिलती भवें, अनुपम आंखें, भरे होंठ, वही विचित्र मुद्रा, भय, लज्जा, करुणा, ग्लानि, वह कोमल और कठोर बलिदान या अभिमान। ये सब उसकी उत्तेजना की उठान में नहीं, किंतु तब जब भारत माता का सुपुत्र आत्म गलाने का पुंज बनकर फिर बैठ गया है। जिस चीज को मैं समझता था कि मैंने अपने आदर्श जीवन में भुला दिया है, वह अभी तक मेरे भीतर इतने उग्र रूप में विद्यमान है। भारत माता के सुपुत्र, देश के उदारकर्ता, छी छी। रिहा तो हर हालत में होना ही था, किंतु सत्य जिस सुख और गौरव की कल्पना कर रहा था, उसका अणु मात्र भी उसे नहीं प्राप्त हुआ। जब भीड़ की भीड़ लोगों की उसे लेने आई, जब उसके इष्ट मित्र जो 3 वर्ष तक उसकी स्मृति को हृदय में छिपाए बैठे थे, उसे बढ़ावा देते हुए खींच कर ले गए और लारी में बिठाकर दिल्ली चलने को हुए, उसके नाम के नारे लगाते हुए, तब सत्य को ऐसा प्रतीत हुआ वह बच नहीं सकेगा, लज्जा से वहीं धंस जाएगा। उसके जी में आया, चिल्ला कर कहूं, मैं अत्यंत नीच, घृणित, पतित हूँ, मुझे धक्के दे देकर निकालो, नहीं फिर वापस जेल भेज दो, मैं इसी योग्य हूँ। उसे जान पड़ा, अगर यह नहीं कहूंगा तो जल जाऊंगा, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ूंगा। पर उसने कहा नहीं, उसके मुंह से बोल नहीं निकला। केवल जब किसी ने पूछा, आपको अभी से देश की चिंता लग गई, और सत्य ने देखा कि पूछने वाले की मुद्रा में व्यंग्य का नहीं, श्रद्धा का स्वभाव है, तब उसने ग्लानि और क्रोध की पराकाष्ठा में उसी को छिपाने के लिए जैसा भी सूझा, अच्छा बुरा भद्दा मजाक करना शुरू किया, और फिर ऐसा चला कि बस रुकने में ही नहीं आया। पर जमुना के पुल के पास पहुंचते पहुंचते फिर वही हाल। सत्य चुप, गुमसुम। लोग बात करते हैं तो उत्तर नदारद, मानो सुना ही नहीं। पुल पार करते ही सत्य ने कहा, लारी रुकवाओ, उतरूंगा। दोस्तों ने विस्मित होकर कारण पूछा तो किसी से इधर मिलने जाना है, शाम तक नहीं रुक सकता। कोई साथ चले? नहीं, अकेले जाएंगे, प्राइवेट काम है। लीडर के 100 खून माफ। सत्य को उतारकर लारी आगे बढ़ी। सत्य जल्दी जल्दी बेला रोड पर चलने लगा। न जाने किस आशा में उसने इस पर कोई विचार नहीं किया था। वह चलता जा रहा था और उसकी आंखें आसपास किसी परिचित चिन्ह की तलाश में फिरती थी। ये रहे नरसल और वह रहा झाऊ। वह सामने सरकंडे का झुरमुट, मकई का तो कहीं नाम निशान भी नहीं दिख पड़ता। वह तो बिल्कुल बैठ गई है, अब तक तो सड़ गई होगी। और यह है, सत्य ठिठक गया, ये सामने वही कंटीली झाड़ी है। आसपास
कहीं नहीं कोई दिख पड़ता। दूर पर फूस के छप्पर पड़े हैं, पर उनके पास पड़ोस में कोई मानवीय आकार नहीं दिखता। क्या करूं? उतर कर देखूं झाड़ी में क्या है? अगर होता भी तो अब तक कौन छोड़ेगा? शायद खून के कतरे? नहीं, कुछ नहीं है। स्वप्न में भले ही आग देखी हो, दिन में उसका धुआं भी नजर नहीं आता। सत्य बैठा है, संसार अपनी अभ्यस्त गति से चला जा रहा है, पर सत्य के लिए नहीं। उसके लिए सृष्टि मर चुकी है। अब रह गया है वह और एक वायदा जो कि पूरा नहीं हुआ, न होगा न हो सकता है। वह अब वैसा ही है जैसे कोई प्रेमिका मिलने का वचन देकर मर गई हो, उसकी अभिसारी प्रतीक्षा में बैठा रहे, दिन महीनों बरसों नहीं अनंत काल तक प्रतीक्षा में बैठा रहे। दिन ढल गया है, जमुना का गंदला पानी सांदे धूप में तांबे सा दिख पड़ता है और नरसल ऐसे जैसे तांबे को जंग लग गया हो। हवा चलने लगी है और उससे पानी वृद्धिगत होते हुए घर घर शब्द के साथ ही नरसल और झाऊ की दर्द भरी सरसराहट मिल गई है और कहीं से पक्षियों के रव से न छिपा सकने वाली पंडकुलियों की पुकार कर रही है, तू ही तू। पर इस परिवर्तन में सत्य का संसार अपरिवर्तित खड़ा है, पत्थर पर खिंचे हुए चित्र की तरह जड़। वह जो बूढ़ा चला आ रहा है, सत्य ने उसे नहीं देखा, पर वह सत्य की ओर आ रहा है, बात करना चाहता है। बाबूजी, यहाँ क्या कर रहे हो? सत्य ने चौंक कर कहा। क्यों? बाबूजी, यहाँ मत बैठो, ये जगह अच्छी नहीं है। क्यों? क्या बताएं बाबूजी, यहाँ तो कल गांव के नाम को बट्टा लग गया। सत्य जानता था कि ये भ्रम है, पर उसे मालूम हुआ पानी से एक पुकार उठ रही है। हाय मुंह बचाइए। वह संभल कर बैठ गया और बोला, क्या बात हुई? बात कुछ नहीं, खेत के बारे में कुछ झगड़ा हो गया था, उसी से लड़ाई हो गई। सो कैसे? बूढ़े ने खखार कर पूछा। बाबूजी, आप तंबाकू पीते हैं? और जवाब पाकर थोड़ी देर चुप रहकर कहने लगा, हमारे गांव में एक ही बड़े किसान हैं, बाकी हम तो सब गरीब लोग हैं। ये आसपास के सब खेत उनके ही हैं। हमारा तो कहीं एक आध खेत होगा। जब बाढ़ आई तो हम सब अपने छप्पर इधर सड़क पर ले आए। एक गरीब घर का छप्पर भी बह गया था। वे रात भर भीगते बैठे रहे थे। उसके घर में एक लड़का बेराम था। उसकी माँ रोती थी। बाप तो कहीं काम को गया हुआ था। वह सास से बोली कि मैं थोड़ी झाऊ और नरसल ले आती हूँ, बच्चे के लिए छपरिया छा लेंगे। वह उठकर तो और किसी ने उन्हें जगह नहीं दी। और कहाँ से देते? वे सब तो आप भीग रहे थे, छपरों में जगह कहाँ थी? हाँ, तो वह हुसई लेकर चल दी, पता नहीं किधर गई। हमने थोड़ी देर बाद सुना कि उसकी चौधरी के बेटे से रार हो गई है। वह पूछ रहा है कि मेरे खेत से मकई काट रही है, तो वह जवाब देती है कि मैं नरसल काटने आई हूँ। वह गाली देता है कि सारी झूठ बोलती है, तो वह कहती है कि जबान संभाल कर बात करो। वह और गाली देता है तो वह माँ बहन की याद दिला देती है, पर मकई तो वैसे ही गल गई, काम तो आती नहीं। बाबूजी, अपनी चीज सड़े तो गले तो अपनी ही है। पर कहकर सत्य चुप हो गया। बूढ़ा फिर कहने लगा, हाँ, तो थोड़ी देर में दोनों चुप हो गए। हम सोचते रहे क्या हुआ है। तब बहू लौट आई, थोड़े से नरसल काट लाई थी। उसमें 2-4 पौधे शायद मकई के भी थे। फिर हमने बहू की सास से कहा कि उसे समझा दे, गांव के चौधरी से रार करना अच्छा नहीं होता। बहू कुछ नहीं बोली, घूंघट काटकर छपरिया छाने बैठ गई है। हमने समझा कि बात खत्म हो गई है। फिर तब भोर होने वाली थी, बरसात बंद हो चुकी थी, धूप निकल आई। तब हम बाहर निकलकर बदन सुखाने लगे, पर वे सास बहू बैठी रही। बहू अभी तक अपना काम किए जा रही थी। तभी हमने सुना सास बड़े जोर से चीख पड़ी। बच्चा एक बार झटपटाकर मर गया। हम धीरे धीरे उसके पास गए कि समझाएं, दिलासा दें। बहू ने काम करना बंद कर दिया। सन सी वह बैठी रही। हम भी कुछ कह नहीं पाए थे। अभी चुपी थी कि चौधरी का बेटा एक लाठी लिए आया और उसे देखकर बोला, क्यों री, तू ही चुरा कर लाई थी ना मकई? और कहते कहते लाठी से उसकी बनाई हुई अधूरी छपरिया को बिखेर दिया। उसमें एक आध पोद मकई का दिख पड़ा तो लाठी से बहू को धकेलते हुए बोला, अब क्यों बोल नहीं निकलता, और गंदी गाली दो। तब बहू ने घूंघट हटा दिया और बोली, चौधरी अपना काम करो, गरीबों को सताना अच्छा नहीं।
चौधरी और भी गर्म हुआ, गालियां देने लगा और एक लाठी भी बहू की टांग में जमा दी। बहू हमारी ओर देखकर बोली, तुम लोग देखते नहीं हो, पर हम सब ऐसे घबरा गए कि हिल डुल भी न सके, बोले भी नहीं। इतनी देर में उसने एक लाठी और मारी। बहू हट कर बची तो, पर उसके पैर में चोट लगी। तब वह भागी और चौधरी उसके पीछे पीछे। फिर हम वहीं बैठ रह गए। फिर क्या हुआ हमने नहीं देखा। सत्य को ऐसा हुआ कहूँ, मैंने देखा, पर वह चुपचाप सुनता रहा। जब हमने फिर देखा तो चौधरी इसी जगह खड़ा था और वह वहीं झाड़ी में डूब रही थी। हमने मिलकर उसे निकाला। वह बेहोश थी, उसके कई जगह चोटें थी, खून बह रहा था। फिर हम उसे अस्पताल ले गए। वहां पड़ी है, अभी तक होश नहीं आया, बचेगी नहीं। बूढ़ा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद सत्य ने पूछा, और चौधरी? चौधरी क्या? प्रश्न में ऐसे विस्मय था मानो सत्य का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। उसका उत्तर इतना स्वतः सिद्ध है, हाँ चौधरी क्या? चौधरी कुछ नहीं, वह तो चौधरी है ही। बहुत देर मौन रहा। बूढ़े ने देखा सत्य चुप है, न जाने किस विचार में लीन है। निराश सा होकर वृद्धों के प्रति संसार की उपेक्षा का विचार करके चला गया। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, तारे निकल आए, पक्षियों का रव बंद हो गया, पानी की घरघराहट और गंभीर हो गई। पर सत्य का पत्थर में खींचा हुआ संसार नहीं पिघला। एक पत्थर का बुलबुला था, ठोस, अपरिवर्तित, मुर्दा। किंतु बुलबुला होने के कारण वह जीवन की निरंतर परिवर्तनशीलता, विचित्रता, रंगीनी और शुद्ध नश्वरता का द्योतक बना रहता था। वह चिन्ह था अनुभूति का, प्रेम का, उत्साह का, किंतु उसकी वास्तविकता थी छलना, वेदना, वज्र कठोरता, मानव के जीवन का नंगापन। वह बुलबुला फूट गया है, इसलिए उसका भेद खुल गया है। सत्य भी देख सकता है कि वह जीवन का सौंदर्य नहीं, उसके पीछे निहित कठोरता है। वह पत्थर है जो नहीं पिघलेगा। कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, अधूरी कहानियों का संग्रह है। एक शिक्षा है जो आयु भर मिलती रहती है और कभी समाप्त नहीं होती। हमारी कहानी की बात भी अधूरी, देश सेवा की बात भी अधूरी, जीवन ही अधूरा रह गया है। पर जिस प्रकार किसी लेखक की मृत्यु के बाद छपी हुई अधूरी कहानियों को पढ़कर भी उसके जीवन की प्रगति का एक पूरा चित्र खींचा जा सकता है, उसी प्रकार संसार की अपूर्ण विशालता में, विशाल अपूर्णता में भी एक तथ्य मिलता है, एक प्रवाह, एक तारतम्य, एक किसी निश्चित परिपूर्ण फलन की ओर अग्रसर होती हुई अचूक प्रगति। सत्य का स्वप्न बिखर गया है, उसकी दबी हुई कामनाएं और लिप्साएं दबी ही रह गई हैं। सत्य की बुद्धि ने उन्हें बांधकर कुचल डाला है, फूटने नहीं दिया। पर उन्होंने भीतर ही भीतर फैलकर सत्य की मानसिक प्रयोगशाला में न जाने कौन कौन से अभूतपूर्व रसायन तैयार किए हैं, और वे रसायन न जाने किन किन शक्तियों से लदे हैं। सत्य को किधर धकेले जाएंगे, उसके कौन कौन से आदर्श तोड़ेंगे, उसकी मेहनत से संचित की हुई या दबाई हुई किन किन गुप्त स्मृतियों को उखाड़ फेंकेंगे, नंगा कर देंगे, उसकी किन किन सद अभिलाषाओं को, उच्चतम आकांक्षाओं, उत्सर्ग चेष्टाओं की विपत्तियां पतित से पतित, गृहित से गृहित, जघन्यतम धातुओं से सिद्ध कर देंगे। प्रेम जीवन के किस किस कमल का उद्भव वासना सर के किस गंदले कीट से कराएगा, और ये सारी विराट क्रिया मानव के लिए एक अपूर्णता ही रह जाएगी, जिसे वह समझकर नहीं समझेगा। वह इसकी तारतम्यता को नहीं समझ पाएगा। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर जलाए एक धड़ाका होता है, और हम देखते हैं ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन, उसे हम विस्फोट कहते हैं। पानी बनने की इस क्रिया में हम उसकी अनिवार्य परातत्परता नहीं देखते। हम यही समझते हैं कि दोनों गैसों की जीवनी अधूरी रह गई, एक विस्फोट में उलझकर खो गई। ऐसा ही विस्फोट सत्य के जीवन में भी हुआ, पर हमारी कहानी का वह अंग नहीं है, क्योंकि हमारी कहानी की संपूर्णता विस्फोट के पूर्व के इस अधूरेपन में ही है। उस विस्फोट का इस प्रारंभ से कोई संबंध नहीं था। फिर भी जीवन की विशाल असंबद्धता में वे दोनों एक ही क्रिया की दो अभिन्न कलाएं थी। इस घटना के 2 वर्ष बाद सत्य की मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं हुई, हत्या हुई। संयुक्त प्रांत में जो किसान विद्रोह हुआ, उसके परपीड़ित अज्ञात नाम से घबराने वाले बल्कि नामहीन आगुओं में से सत्य भी एक था। उसी सिलसिले में एक गांव में शांति स्थापना के समय पुलिस के हाथों गोली से वह मारा गया। किसी ने ये भी न जाना कि भारत माता के उस सुपुत्र का समाधि स्थल कहाँ रहा। ये भी अपूर्ण कहानी है, किंतु
इन अनेक टूटी फूटी कड़ियों को जोड़ देने पर जीवन श्रृंखला पूरी हो जाती है। ये और बात है कि इन कड़ियों को जोड़ देने की शक्ति मानव में नहीं है, कि इसके लिए हमारे जीवन संघर्ष की अपेक्षा कहीं अधिक ताव की, कहीं अधिक प्रज्वल भट्टी की आवश्यकता है। ये कहानी मुल्तान जेल नवंबर 1933 की है।